नमस्कार, मैं हूं प्रणब प्रधी और फिनोमनी में एक बार फिर आपका स्वागत है। शो की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि हमारे शो में क्या हम आपको दिखाते हैं, किन खबरों की बात करते हैं। तो फिनोमनी में हम बात करते हैं फिनटेक की दुनिया की, इस दुनिया में हो रही तमाम हलचल की, और साथ ही लेकर आते हैं एक खास रिपोर्ट जिसमें ट्रेंड कर रही किसी एक खबर की पड़ताल की जाती है और आपको उस खबर के मायने समझाने की कोशिश करते हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में हम आपको क्या खास दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत के बढ़ते डिजिटल लेंडिंग बाजार की और जानेंगे कि 2030 तक ये कितना बड़ा हो जाएगा और कितनी तेजी से ग्रो करेगा। इसके बाद हम रुक करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट का और इसमें जानेंगे कि चीनी स्मार्टफोन्स किस तरह आपका डेटा चोरी कर रहे हैं। डेटा थेफ्ट को लेकर हाल ही में किया गया है क्या बड़ा खुलासा। और आखिर में हम चलेंगे फिनो लैब में, जहां इस बार जानेंगे कि FLDG क्या होता है और RBI ने हाल ही में इसे लेकर किया है क्या खास ऐलान। लेकिन सबसे पहले बात खास खबरों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। रूरल फिनटेक स्टार्टअप नवधन ने सीड राउंड में $15 लाख जुटा लिए हैं। सीड राउंड का नेतृत्व फिनटेक फोकस्ड फंड वेरेनियम नेक्स्टजेन ने किया था। इससे पहले नवधन ने प्री सीडिंग राउंड में भी फंड जुटाए थे। कंपनी ने इक्विटी और डेट के जरिए अब तक कुल $1 करोड़ 60 लाख जुटाए हैं। नवधन इस फंड का इस्तेमाल अपने टेक प्लेटफॉर्म एस एन को एक्सपेंड करने में करेगी। भारत में 2030 तक डिजिटल लेंडिंग बाजार बढ़कर $515 अरब होने की उम्मीद है। CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट टर्म्स के लिहाज से इसमें 33.5% की वृद्धि होगी। IIFL फिनटेक की एक रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है। डिजिटल लेंडिंग में P2P लेंडिंग, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म क्रेडिट वगैरह शामिल हैं। भारत और फिलीपींस ने अपने फिनटेक सेक्टर्स के बीच संबंध मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत दोनों देश फिनटेक से जुड़े एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन करेंगे। फिनटेक सेवाओं के विकास के लिए भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन पे फिलीपींस में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन और फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी बेंजामिन ई डियाक्नो ने हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु के नंदमबाकम में फिनटेक सिटी और फिनटेक टावर बनाए जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने 17 जून को आधारशिला रखी। राज्य सरकार ने दोनों के लिए कुल 370 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस फिनटेक सिटी से 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने की उम्मीद है। साथ ही 80,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना बताई जा रही। वित्त वर्ष 2022-23 में फिनटेक यूनिकॉर्न ऑक्सीजो की कुल आय करीब 80% बढ़कर 562 करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा 313 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 185% बढ़कर 197 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2021-22 में पैट 69 करोड़ रुपए था। ऑक्सीजो SMEs यानी छोटे और मझौले उद्यमों को सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए लोन देती है। तो हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं अपनी खास रिपोर्ट की तरफ। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे चीनी स्मार्टफोन्स के खतरे की। जानेंगे कि स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। चीनी स्मार्टफोन कंपनी रियलमी पर यूजर्स की डेटा चोरी का आरोप लग रहा है। सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर आप भी इस कंपनी के स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। रियलमी स्मार्टफोन्स कम कीमत में बेहतर फीचर देते हैं और ऐसा ही दूसरे चाइनीज ब्रांड्स के साथ भी है। यही वजह है कि भारत के स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों का वर्चस्व है। रिसर्च कंपनी काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैलेंडर ईयर 2023 की पहली तिमाही में देश में बिके कुल स्मार्टफोन्स में 4 चीनी ब्रांड्स वीवो, शाओमी, ओप्पो और रियलमी की हिस्सेदारी 54% थी। वीवो, ओप्पो और रियलमी की पेरेंट कंपनी एक ही है और जिस इनहैंस्ड इंटेलिजेंट सर्विसेज फीचर की वजह से रियलमी पर डेटा चोरी के आरोप लग रहे हैं वो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी फोन्स में है। यानी अकेले रियलमी ही नहीं बल्कि वीवो, ओप्पो और BBK के एक और ब्रांड वन प्लस में भी ये फीचर है।
हालांकि रियलमी ने सफाई दी है कि ग्राहक का डेटा मोबाइल में ही जमा रहता है, इसका बाहर कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता। रियलमी से जुड़ा मामला हाल ही में सामने आया है। दरअसल ट्विटर पर एक यूजर ने रियलमी फोन्स में मौजूद इनहैंस्ड इंटेलिजेंट सर्विसेज फीचर के बारे में बताया, जो बिना यूजर्स की जानकारी के उनका निजी डेटा इकट्ठा कर रहा है। हमारे फोन में कई जरूरी फीचर्स होते हैं। स्मार्टफोन कंपनियों के मुताबिक इनहैंस्ड इंटेलिजेंट सर्विसेज भी एक जरूरी फीचर है जिसकी मदद से हमें फोन चलाने में आसानी होती है। लेकिन अब पता चला है कि इससे यूजर्स का पर्सनल डेटा भी इकट्ठा होता है और ये बात आपको स्मार्टफोन कंपनियों ने नहीं बताई। अगर ये फीचर यूजर्स की सहूलियत के लिए है तो उनसे इनकी सहमति लेना अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हालांकि इस तरह से डेटा कलेक्ट करने में बस चीनी कंपनियां ही नहीं आगे हैं, बल्कि दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग भी इस लिस्ट में शामिल है। सैमसंग के कई फोन्स में भी ऐसे फीचर्स हैं। इस फोन में भी सेंड डायग्नोस्टिक डेटा नाम से एक डिफॉल्ट फीचर है जो हमेशा ऑन ही रहता है। इससे आपकी जानकारी उसमें इकट्ठा होती रहती है। बहरहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि स्मार्टफोन कंपनियां आखिरी यूजर्स की डेटा क्यों कलेक्ट कर रही है। चूंकि मामला चीनी कंपनियों से भी जुड़ा है, ऐसे में ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा हो सकता है। एक और चिंता लोकेशन ऑन करने से भी जुड़ी है। स्मार्टफोन में एक इनबिल्ट फीचर होता है जो हमसे जुड़ी एक बेहद जरूरी जानकारी तमाम ऐप्स से शेयर करता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जीपीएस की। जीपीएस एक्टिव रखने से ऐप्स को आप कहाँ जा रहे हैं इसकी जानकारी मिलती है और वे आपके लोकेशन के हिसाब से आपको प्रमोशंस और टारगेटेड एड्स भेजते हैं। इसलिए टेक का लापरवाह तरीके से इस्तेमाल करना, ऐप्स को सारी परमिशन देना और स्मार्टफोन में सेटिंग्स में जाकर जरूरी चेंजेस ना करना, ये सब आपको भारी पड़ सकता है। ये तमाम बातों का आप ध्यान रखें। अब रिपोर्ट से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं शो के आखिरी हिस्से का। बढ़ते हैं फिनो लैब की तरफ। फिनो लैब में हम आपको कुछ तकनीकी शब्दों के मायने समझाते हैं और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे FLDG की। समझेंगे कि FLDG क्या है और रिजर्व बैंक ने इसे लेकर हाल ही में क्या एक बड़ा ऐलान किया है और फिनटेक कंपनियों ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दी है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में FLDG को सख्त नियमों के साथ मंजूरी दी है, जबकि इससे पहले सेंट्रल बैंक इसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि दलीलें दी जा रही थी कि इससे लोन से जुड़ा जोखिम बढ़ जाएगा। FLDG का मतलब फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी से है, यानी ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोन में डिफॉल्ट होने पर थर्ड पार्टी यानी फिनटेक कंपनियां बैंकों के नुकसान की भरपाई करती हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक की MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद FLDG को लेकर ये घोषणा की गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने के बाद और इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए डिजिटल लैंडिंग स्पेस में FLDG की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। अब समझते हैं कि ये FLDG कैसे काम करता है। दरअसल लोन सर्विस प्रोवाइडर या LSP रेगुलेटेड एंटिटीज से फंड लेकर ग्राहकों को लोन देते हैं। यहाँ रेगुलेटेड एंटिटीज से मतलब बैंकों और NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से है। FLDG की व्यवस्था के तहत LSP ग्राहकों को दिए गए लोन की गारंटी लेते हैं और ग्राहक के लोन में डिफॉल्ट करने पर रेगुलेटेड एंटिटीज को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई LSP ही करते हैं। हालांकि FLDG के तहत फिनटेक कंपनियों को रेगुलेटेड एंटिटीज को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। ज़्यादातर कंपनियों ने FLDG को लेकर खुशी जताई है। उनका कहना है कि FLDG से जुड़े रिजर्व बैंक के नए गाइडलाइन से डिजिटल लैंडिंग के पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। इससे सभी स्टेक होल्डर्स के बीच बेहतर साझेदारी होगी और सहयोग के निर्माण में भी मदद मिलेगी। अब जाते जाते एक आखिरी ज़रूरी बात। सुबह उठने के साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, तो इसके लिए देखिए मनी 9 का मॉर्निंग शो मनी मॉर्निंग। हमारे ये शो आप YouTube पे देख सकते हैं और साथ ही मनी 9 ऐप पे भी। तो शो देखने के लिए डाउनलोड करें मनी 9 ऐप और जानें सेविंग, इन्वेस्टमेंट, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए फिनो मनी में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।